मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बयाना में अपने बीए पार्ट 3 के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम आपके लिए ग्रामशी द्वारा प्रस्तुत नागरिक समाज की अवधारणा नामक टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी प्रेजेंटेड बाय ग्रामशी। चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। ग्रामशी 20वीं शताब्दी के वह पहले विचारक हैं जिन्होंने नागरिक समाज की अवधारणा को पहले से बिल्कुल भिन्न रूप में प्रस्तुत किया है। एंगल्स और मार्क्स ने जहां नागरिक समाज को एक विशेष पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आधार से संबंधित मानते हुए इसकी प्रकृति को स्पष्ट किया था, वहीं ग्रामशी ने नागरिक समाज को एक ऐसी श्रेणी के रूप में स्पष्ट किया है जो राज्य के आर्थिक आधार पर तथा राजनीतिक संस्थाओं के बीच स्थित होती है। इसकी अर्थ के द्वारा उन्होंने नागरिक समाज का मूल्यांकन करके इसकी उस विशेष प्रकृति को स्पष्ट किया है जिसे वर्तमान सामाजिक चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। नागरिक समाज की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ग्रामशी ने नागरिक समाज तथा राजनीतिक समाज को एक दूसरे से पृथक करते हुए इनके अंतर को स्पष्ट किया है। बात भी सही है, ये आपको समझ ही जब आएगा जब नागरिक समाज और राजनीतिक समाज एक दूसरे से अलग अलग करके समझाए जाएंगे। इसके बाद भी उन्होंने ये माना कि यह अंतर इस कारण पूर्णतया स्पष्ट नहीं है कि अक्सर राज्य की अवधारणा से संबंधित अनेक तत्वों का नागरिक समाज में समावेश होता है। इसी कारण उन्होंने अपनी जेल नोटबुक में एकीकृत राज्य की अवधारणा की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसमें नागरिक समाज तथा राजनीतिक समाज दोनों की विशेषताओं का समावेश होता है। ग्रामशी के अनुसार वास्तव में नागरिक समाज राजनीति से स्वतंत्र नहीं होता, हो भी नहीं सकता कि अगर समाज का संचालन सही तरीके से होना है तो प्रशासन उसमें शामिल होगा और इस तरह से राजनीति से स्वतंत्र नहीं रह सकता, बल्कि एक तरह का राजनीतिक समाज ही होता है जिसे यद्यपि राज्य की ओर से कोई औपचारिक स्वीकृति नहीं दी जाती है, लेकिन लोगों के सामूहिक विचारों और व्यवहार के तरीकों को प्रभावित करने में इसका प्रभाव राज्य की तरह ही होता है। इस प्रकार नागरिक समाज को सामान्य धारणा के विपरीत एक गैर राजनीतिक संगठन नहीं कहा जा सकता। ग्रामशी के अनुसार नागरिक समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कपटता से युक्त जनमत से संबंधित विभिन्न संस्थाएं हैं। इसका तात्पर्य है कि जिस दशा को हम जनमत अथवा जनता की राय कहते हैं वह राजनीतिक आधिपत्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। यही कारण है कि राज्य जब कोई अलोकप्रिय कार्य करना चाहता है तब वह नागरिक समाज का अपनी रक्षा के लिए साधन के रूप में उपयोग करके उसके द्वारा पर्याप्त जनमत का निर्माण कर लेता है। हम दूसरे शब्दों में कहें तो इस तरह से हो सकता है जैसे राज्य के द्वारा नागरिक समाज में ही अपने उद्देश्यों के अनुसार एक विशेष संगठन तथा प्रभाव से संबंधित कुछ तत्वों का समावेश कर दिया जाता है। कुछ लेखक यहाँ तक मानते हैं कि ग्रामशी ने शासकीय वर्ग की वास्तविक शक्ति को बढ़ाने वाली प्रक्रियाओं में समाज की अधोसंरचना की और उस भूमिका पर अपना अधिक ध्यान केंद्रित किया जो वास्तव में नागरिक समाज के क्रियाकलापों से ही संबंधित होती हैं। इसी संदर्भ में ग्रामशी ने यह माना कि आधिपत्य का एक वैचारिक पहलू भी होता है तथा किसी वर्ग या समूह द्वारा राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करने से पहले ही
इस वैचारिक पहलू का उपयोग आरंभ हो जाता है। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि विभिन्न क्रांतियाँ व्यवहारिक रूप से राजनीतिक आधिपत्य के लिए होने वाला संघर्ष है, जिसके अंतर्गत पुराने शासकीय वर्ग के प्रभुत्व को समाज के बौद्धिक तथा नैतिक नेतृत्व से पृथक करके स्पष्ट किया जाने लगता है। ग्रैमशी के अनुसार राज्य तथा सामाजिक क्रांति को समझना नागरिक समाज की अवधारणा को समझने का एक अन्य महत्वपूर्ण आधार है। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कपटतापूर्ण तरीकों से स्थापित नियंत्रण तथा परिस्थिति संबंधी संघर्ष की दशा के अंतर को स्पष्ट किया है। पहली दशा कुछ मनोवैज्ञानिक तरीकों द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध से संबंधित है, जबकि दूसरी दशा प्रत्यक्ष संघर्ष को स्पष्ट करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामशी ने विश्वास व्यक्त किया कि नागरिक समाज के गढ़ में सेंध लगाने के लिए परिस्थिति संबंधी संघर्ष का तरीका अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में विकसित पूंजीवादी राज्य द्वारा की जाने वाली राजनीतिक लड़ाई में इस तरीके का विशेष महत्व है। पश्चिम के पूंजीवादी देशों में सामाजिक क्रांति का उद्देश्य राजनीतिक शक्ति तथा सरकार में पैठ बनाना ही नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक संबंधों की उस जटिल व्यवस्था को तोड़ना होता है जिसके द्वारा पूंजीवादी शासक वर्ग अपनी परिस्थिति को बनाए रखने के लिए मोर्चाबंदी किए रहता है। इस दशा में पूंजीपति शासक वर्ग का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य नागरिक समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित करना होता है। पश्चिम के जिन देशों में कामगार वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति का प्रत्यक्ष विरोध करने के लिए जो प्रयत्न किए गए, उन अनेक दूसरे कारणों से अतिरिक्त वे प्रयत्न इसलिए असफल हो गए कि अनेक नेताओं ने रूस की अक्टूबर क्रांति का अनुसरण किया तथा यह भूल गए कि उनके समाज की संरचना रूस से अलग है, और ये ध्यान रखना चाहिए था। ग्रामशी के अनुसार यदि उन्होंने परिस्थिति संबंधी संघर्ष का तरीका अपनाया होता तो वे अपने उद्देश्य को पूरा करने में अधिक सफल हो सकते थे। ठीक है, नागरिक समाज तथा राज्य के संबंध में एक अन्य पहलू को स्पष्ट करते हुए ग्रामशी कहते हैं कि आधुनिक राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र उसके शैक्षणिक कार्यों अर्थात उत्पादन की बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण शिक्षा की भूमिका में देखने को मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस दशा में लोगों की नैतिकताओं तथा मानसिकता पर राज्य के प्रभाव को इस उद्देश्य के साथ स्थापित किया जाता है जिससे इस बदलती हुई आवश्यकता को पूरा करने में उसे जनसाधारण की सहमति भी मिले और समर्थन भी मिले। इसके लिए राज्य द्वारा कानूनों को उन क्षेत्रों में भी लागू करने के प्रयत्न किए जाने लगते हैं जो कुछ समय पहले तक नागरिक समाजों में तटस्थ क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। इसके बाद भी आधुनिक नागरिक समाजों का व्यक्तियों के व्यवहारों, नैतिकता और दृष्टिकोण को प्रभावित करने में कुछ दबाव अवश्य होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नागरिक समाज की प्रकृति को उन विभिन्न राजनीतिक दलों तथा अनेक सार्वजनिक संगठनों के कार्यों के तरीकों के आधार पर भी समझ सकते हैं जो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर रहते हुए भी कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त करके पारस्परिक गठजोड़ करते हैं, श्रेष्ठता और आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। नागरिक समाज से संबंधित जो संगठन या दल शक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे किसी विरोधी सामाजिक और राजनीतिक जीवन को दबाने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि बहुलवादी प्रकृति के समुदायों के हितों के बीच एक संतुलन स्थापित करने का अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। वास्तव में नागरिक समाज में कामगार वर्ग का आधिपत्य पारस्परिक सहमति से उत्पन्न होता है। इस कारण इसके द्वारा बहुलवाद तथा नए मूल्यों को प्रोत्साहन देने के लिए अधीन समूहों द्वारा किए जाने वाले परिस्थिति के संघर्ष का बहिष्कार नहीं किया जाता है, बल्कि
अक्सर नागरिक समाज के एक नए रूप को भी विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। नागरिक समाज की अवधारणा से संबंधित जो ग्रामशी ने कुछ पॉइंट बताए हैं वो मैं संक्षेप में आपको फटाफट बताने का प्रयास करती हूँ। वे पहला पॉइंट है जिसमें सामान्य धारणा से भिन्न नागरिक समाज पूर्णतया एक गैर राजनीतिक संगठन नहीं होता है। ग्रामशी के अनुसार यह एक ऐसी श्रेणी है जो राज्य की अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक संस्थाओं के बीच स्थित होती है। नागरिक समाज में कार्यों के लिए राज्य द्वारा कोई औपचारिक स्वीकृति नहीं दी जाती, लेकिन इसे राज्य का अप्रत्यक्ष समर्थन मिला होने के कारण इसका प्रभाव राज्य के समान ही होता है। तो पहला पॉइंट उन्होंने इसमें ये बताया है। दूसरा देखिए, नागरिक समाज का प्रमुख कार्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के प्रभाव में वृद्धि करना तथा ऐसे जनमत का निर्माण करना जिसकी सहायता से राज्य द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी किए जा सकें जो जनता के सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार उचित न हो। इस अर्थ में नागरिक समाज राज्य की प्रतिरक्षा का एक साधन होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, पूंजीवादी राज्य में शासन के लिए नागरिक समाज पर राज्य इस कारण अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करता है जिससे इसके माध्यम से राज्य अपने प्रभुत्व को बढ़ा सके तथा कामगार वर्ग द्वारा की जाने वाली क्रांति की संभावना को कम से कम कर सके। ठीक है, चौथा देखिए, वर्तमान पूंजीवादी राज्यों में उत्पादन की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा तथा बौद्धिक अभियानों की भूमिका के महत्व में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस दशा में राज्य का यह प्रयत्न रहता है कि बुद्धिजीवियों के रूप में एक नई नागरिक समाज को विकसित करके उससे संबंधित लोगों का उपयोग एक नई अधोसंरचना के कार्यकर्ताओं के रूप में किया जा सके। ठीक है, अब मैं पांचवें पॉइंट की व्याख्या करती हूँ। एक अमूर्त अवधारणा के रूप में ग्रामशी के अनुसार नागरिक समाज का संबंध एक विशेष वैचारिकी, दर्शन तथा राजनीतिक विचारधारा से है जिसके माध्यम से नागरिक समाज अपने प्रभुत्व को बढ़ाते हैं। इस अर्थ में नागरिक समाजों की गतिविधियां साधारणतः जन कल्याण से संबंधित न होकर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य के हितों से ही संबंधित होती हैं। तो इस तरह से मैंने आज आपको बताया ग्रामशी द्वारा दिया गया नागरिक समाज का दर्शन। ठीक है, और इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे वही हमेशा की तरह कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे फ़ोन करें या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें या फिर मेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम लिख कर डाल दें। मैं जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन का प्रयास करूँगी।